आपका रिएक्शन क्या होगा अगर आपको मैं बोलूं कि आपने एक ऐसे रिलेशन के बारे में सुना है जिसके अंदर एक देवरानी और एक जेठानी आपस में एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं एंड ऐसा वैसा प्यार नहीं, प्रॉपर शारीरिक संबंध के साथ में वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। इंडिया के अंदर तो खासकर ऐसी बात सुनकर किसी को भी बहुत ज्यादा टैबू वाली फील आएगी एंड इसी वजह से ये वाली मूवी जो कि दीपा मेहता ने बनाई थी वो इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी के अंदर फंस गई थी कि इवेंचुअली उसे बैन नहीं कर दिया गया था हमारे इंडिया में। मूवी का नाम जानना है तो एज ऑलवेज मैं आप सबको एंड में बता दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मूवी की जो शुरुआत होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। सीता और जतिन की नई नई शादी हुई है एंड जतिन जो है इसे ताजमहल दिखाने के लिए आया है। ये मूवी के दो सबसे ज्यादा मेन कैरेक्टर्स में से हैं, तो इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इनके साथ में जो टूर गाइड मौजूद था वो इन्हें ताजमहल के बारे में सब कुछ बता रहा होता है एंड सीता काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखती है हमें, बिकॉज वो ये भी बोलती है कि ताजमहल जब मूवी भी आई थी तब से उन्हें ये जगह बहुत ज्यादा पसंद है एंड अब सामने से देखने पर उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन जतिन सीता के एक्साइटमेंट में कोई भी जवाब नहीं दे रहा था एंड बस इग्नोर करे जा रहा था एंड इवेंचुअली सीता को भी लग गया था कि शायद वो बस उसे परेशान कर रही है। लेकिन चीजें इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि फिर सीता ने बड़े ही मासूमियत से पूछा जतिन से कि क्या आप मेरे को पसंद नहीं करते हो। लेकिन जतिन उसे ये बोलकर काफी ज्यादा डांट देता है कि तुम्हें पता ही तो है हमारी शादी को बस 3 ही दिन हुए हैं, तो इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो। अब जतिन जो है ताजमहल से वापस आकर अपने घर पर आ जाता है एंड सीता के सामने अब हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि थी जतिन की बीजी। एंड फिर हमें सीता की जेठानी राधा भी दिखाई जाती है जो कि सीता को बता रही थी कि तुम यहाँ पर नहीं हो तो बता रही हूँ कि जब भी बीजी को कुछ चाहिए होगा तो वो पास में अपने एक घंटी रखी हुई है वो बजाएंगी, तो उसे सुनकर प्लीज उनके पास में पहुंच जाना, बाय चांस हम में से कोई नहीं पहुंच पाता तो। एंड राधा बहुत प्यार से ये भी बोलती है सीता को कि अगर तुम्हें भी कुछ चाहिए हो तो मेरे से मांग लेना। अगला फिर हमें सीन दिखाया जाता है जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है उस टाइम के हिसाब से। इसके बाद फिर हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जिसको देखकर ही मेरे को लग रहा था कि इंडिया के अंदर क्यों ये मूवी कंट्रोवर्सीज के अंदर इतनी ज्यादा घिरी थी। अब सीता जो है, बिकॉज उनका नाम सीता रखा गया था मूवी के अंदर, वो बहुत ज्यादा इनअप्रोप्रिएट कपड़े थोड़े से डालकर काफी अजीब तरीके का डांस करती हुई हमें नजर आ रही थी। मे बी शी वॉज हैप्पी, वो बस अपने आप को एंजॉय कर रही थी, वट एवर द रीजन। लेकिन यहाँ पर बिकॉज उनका नाम सीता था इस वजह से मे बी दिस सीन वॉज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर आर रिलीजियस सेंटिमेंट्स। इतने में ही राधा आती है सीता के पास में एंड वो थोड़ा सा बोलती है सीता को कि तुम क्या कर रही हो, कितनी देर से बीजी घंटी बजा रही हैं, तुम आई क्यों नहीं। तो सीता जो है वो दौड़ी दौड़ी आती है बीजे के पास में एंड फिर राधा बहुत धीरे से सीता को बोलती है कि बीजी की थोड़ी ऐसी शक्ल देखकर एंड थोड़ी उनकी नीची आवाज़ देखकर मेरे को समझ आ रहा है एंड तुम्हें भी शायद समझ जाना चाहिए कि उन्हें तुम्हारा पहनावा पसंद नहीं आ रहा है। इस सिनेरियो के बाद में हमें अब एक और सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें सीता का जो हस्बैंड था जतिन, जो उसे ताजमहल भी लेकर गया था, उसके नाजायज संबंध दिखाए जाते हैं जूली नाम की एक एशियन व्हाइट लड़की के साथ में। एंड जतिन जूली के साथ में काफी ज्यादा खुश दिखाया जाता है। कभी सीता के साथ में तो वो एक स्माइल भी उसने पास नहीं करी, लेकिन जूली के साथ तो वो इतना खुश था कि वो उसे सीधा बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ में शादी करनी चाहिए थी बिकॉज मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। लेकिन वो जो लड़की थी वो आई डोंट नो किस माइंडसेट से ये चीज बोलती है, लेकिन उससे ये बोलती है कि अगर हमारी शादी हो जाती तो ये प्यार भी खत्म हो जाता। अब अगले दिन का सिनेरियो दिखाया जाता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि सीता ने पूरे घर का काम ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया है। वो किचन वगैरह भी संभाल रही थी, सारे कमांड्स वगैरह भी संभाल रही थी, बीजी को भी संभाल रही थी। एंड इतने में ही अशोक हमें पहली बार दिखाया जाता है जो कि जतिन का बड़ा भाई होता है। एंड अशोक जो है वो पहले मेरे को बड़ा एक अच्छा सा इंसान लगा जब वो सीता से पहली बार एक ऐसी इंटरेक्शन कर रहा था, लेकिन फिर वो एक ऐसी अजीब सी मिसोजिनिस्ट सी चीज बोल देते हैं जिसकी वजह से मेरे दिमाग में इस करेक्टर को लेके काफी ज्यादा डाउट इकट्ठे हो गए थे। एंड आगे जो चीजें हमें पता लगेंगी इनके बारे में उससे मेरे डाउट्स क्लियर भी हो गए थे, लेकिन वो क्या चीज थी क्या नहीं थी वो आपको पता लगेगा। लेकिन अभी के लिए अशोक सीता को बोलते हैं कि तुम्हें शादी होकर घर में आई कुछ ही दिन हुए हैं एंड तुम्हारे सर पर इतना काम देखकर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें करना भी नहीं चाहिए, कि तुमसे मैं बहुत जल्दी एक बच्चा चाहता हूं एंड मैं चाहता हूं कि तुम हमारे खानदान को जल्दी से जल्दी, हमारे वंश को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाओ। तो सीता पहले जो मुस्कुरा रही थी अशोक भैया की बातें सुनकर, अब वो काफी ज्यादा सोचने में पड़ जाती है कि अशोक भैया इतनी जल्दी मेरे से एक बच्चा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड बिकॉज वो इस चीज को लेकर ओवर थिंक करे जा रही थी एंड राधा ही उसकी एक सच्ची सहेली थी इस घर में जिससे वो सब चीजें शेयर किया करती थी। तो राधा को जब ये बात बोलती है तो राधा बस उसे इतना ही बोलती है कि बिकॉज
मैं उन्हें कोई बच्चा नहीं दे पाई, मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है एंड मैं उस प्रॉब्लम को अच्छी तरीक़ा से हर जगह दिखा चुकी हूँ, लेकिन वो फिर भी सॉल्व नहीं हुई। इस वजह से वो तुमसे और भी ज़्यादा जल्दी एक बच्चा एक्सपेक्ट करते हैं एंड तुम्हें शायद प्रेशराइज भी करेंगे। तो सीता बोलती है कि आपने क्यों नहीं अच्छे से दिखाया या फिर अच्छे से क्यों नहीं ये सब चीज़ें ट्राई करी। तो राधा बोलती है कि मैं हर चीज़ कर चुकी हूँ सीता, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सीता सारी बातें सुनकर एक चीज़ पर ज़रूर एक पॉजिटिव थॉट लाने की कोशिश करती है कि मेरी तो फ्रेंड ये बोलती होती थी एंड मैं जिस एनवायरनमेंट में बड़ी हुई हूँ मैंने अक्सर यही सुना है कि अगर आपका बच्चा नहीं होता तो आपका आदमी आपको छोड़कर चला जाता है या फिर उसका प्यार आपके लिए ख़त्म होना दिखाई देता है, लेकिन अशोक भैया ने तो आपको कभी भी नहीं छोड़ा। तो शायद वो एक बहुत अच्छे इंसान जरूर होंगे, मैं उन्हें गलत नहीं समझूंगी। लेकिन राधा को तो अपने दिमाग में पता था कि सीता जो बोल रही है वो सच बात नहीं है एंड ऐसा क्यों था वो आपको भी वीडियो के आगे चलते चलते पता लग जाएगा। लेकिन वो एक बार कोई भी टाइप का रिएक्शन नहीं देती एंड सीधा एक मुस्कुराहट के साथ में सीता की बात को टालकर आगे बढ़ जाती है। अब हमें फाइनली दिखाया जाता है कि जतिन एंड अशोक की फैमिली करती क्या है। एक्चुअली में ये बहुत ही छोटा सा लेकिन काफी ज्यादा मशहूर रेस्टोरेंट बिजनेस करते हैं, जिसके अंदर गले के ऊपर अशोक भैया बैठते होते थे, सीता एंड राधा जो थी वो खाने का एंड डिशेस वगैरह का ध्यान रखती होती थी एंड इनके पास में एक पर्सनल नौकर भी था जिसका नाम था मुंडू। वो वहाँ की साफ सफाई एंड लोगों को मैनेज करने का काम भी किया करता था एंड जतिन जो था वो ओवरऑल प्लेस का मैनेजर टाइप आप कह सकते हो। एक दिन इस रेस्टोरेंट वाले काम से बहुत ज्यादा थक कर जब बहुत ज्यादा रात हो गई थी एंड सीता अपने हस्बैंड की राह देख रही थी, लेकिन तब भी वो जब नहीं आया तो उसने बहुत दुखी वाली आवाज में राधा को सारी चीजें बताई एंड बोली कि हर वक्त हर रात जतिन इतना ज़्यादा लेट आते हैं कि मुझे तो वो उन्होंने कभी वक्त ही नहीं दिया एंड मेरे को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है एंड बुरे के साथ साथ में मेरा सच्ची बताऊं तो राधा यहाँ पर मन भी नहीं लगता है। तो राधा एक बार तो इस चीज़ के ऊपर कुछ भी नहीं बोलती है एंड हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर इन दो भाइयों की काफ़ी ज़्यादा तू मैं हो जाती है। अशोक जो था वो जतिन से सीधा पूछता है कि आज तू इतना ज़्यादा लेट क्यों आया है, क्या तू अभी भी उस गौरी से प्यार करता है, उसके साथ में संबंध बना के रखे हुए हैं। तो जतिन गुस्से में आकर बोलता है कि मैं तो हमेशा से जूली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था एंड उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन घर के फालतू रीति रिवाजों की वजह से मेरे को सीता से शादी करनी पड़ी एंड जब मैंने जूली से शादी का पूछा भी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाती है मेरे को एंड मना कर देती है बिकॉज उसे पता था हमारे घर के कल्चर वैल्यूज़ क्या हैं एंड उसे एक बच्चे पैदा की मशीन बनकर नहीं रह जाना था भैया। तो अशोक बोलता है कि तुम्हें पति होने का थोड़ा तो फर्ज निभाना चाहिए ना। तो जतिन फिर से गुस्से में आकर बोलता है कि मैं जानता हूँ आपने कितना फर्ज निभाया, मैं जानता हूँ आप राधा का कितना ध्यान रखते हो, उससे ज्यादा टाइम तो आप अपने स्वामी जी के साथ में पड़े रहते हो। अशोक ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड जतिन को एक बहुत करारा थप्पड़ भी लगा देता है। कुछ ना कुछ उसके दिमाग में शायद चल रहा था कि एटलीस्ट उसे एक मौका तो देना चाहिए खुद को सीता से प्यार करने का। तो इसी वजह से एक पहली हमें रात दिखाई जाती है जिसके अंदर ये दोनों पहली बार इंटीमेट लव ट्राई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इवन ड्यूरिंग द इंटीमेसी पार्ट जतिन बिल्कुल भी कोई फीलिंग डेवलप नहीं कर पा रहा था सीता के लिए एंड सीता तो बेचारी सुबह जो है ब्लड के स्टेन्स मिटा रही थी बेडशीट से, जो भी पिछली रात में हुआ उससे, एंड जतिन जो है वो तो बेपरवाह होकर मुंह साइड कर कर सोया पड़ा था। अगली सुबह होते ही हमें राधा दिखाई जाती है जो कि बीजी की घंटी से उठ गई थी एंड फिर एक थोड़ी देर का ही सिनेरियो हमें दिखाया जाता है इसी दिन का जब सीता को फाइनली जतिन की लाइफ में जूली के होने का पता लग जाता है। जतिन के पर्स में से सीता को जूली की एक काफी ज्यादा पर्सनल फोटो मिलती है। ऑब्वियसली वो उसकी वाइफ थी तो उससे क्वेश्चन तो करेगी ही एंड वो ऐसा ही करती है, लेकिन जतिन एक बार कुछ भी नहीं बोलता है एंड सीधा अपने काम की तरफ चला जाता है। एंड आज रात का हमें सिनेरियो दिखाया जाता है जिसके अंदर अशोक एंड राधा की एक कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जिससे अब पता लगेगा कि अशोक एक्चुअल में किस टाइप का इंसान था। राधा बहुत स्ट्रिक्टली अशोक से पूछती है कि क्या अगर मैं माँ बन पाती तब भी हमारा रिश्ता इसी टाइप का होता, क्या तब भी आपका प्यार मेरे लिए इसी प्रकार का होता। लेकिन अशोक बोलता है कि तुम एक बीवी होने का फर्ज बहुत अच्छी तरीके से निभा रही हो एंड मुझे कुछ भी और नहीं चाहिए। इसका मतलब ये भी था कि अशोक एंड राधा के बीच में कोई भी शारीरिक संबंध था ही नहीं, लेकिन सिचुएशन इतनी भी ज्यादा नॉर्मल नहीं है। ये राधा से भले ही फिजिकल रिलेशनशिप या इंटीमेसी नहीं बनाया करता था खुद पे काबू रखने के लिए, लेकिन ये राधा से पर्सनली हैंड जॉब्स
लिया करता था। एंड यू नो इंडियन सोसाइटी के अंदर राधा एंड हैंड जॉब्स ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का रीजन बन सकता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर सीता के सामने से एक बहुत ज्यादा खुश होती हुई शादी की बारात जाती हुई दिखाई दे रही थी, जिसके अंदर सब लोग नाच गा रहे थे, सब लोग पटाखे वटाखे बजा रहे थे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन इस चीज से खुश हुए बिना वो काफी ज्यादा उदास हो गई थी, बिकॉज उसे अपनी शादी के टाइम की चीजें याद आ रही थी कि जब उसके हस्बैंड को बिल्कुल भी प्यार नहीं था फिर भी उसने शादी करी। एंड वो ये सारे ओवरथिंक वाले थॉट्स लेकर अपने कमरे में आकर मासूम एकदम बैठ जाती है एंड फिर राधा उसे संभालने के लिए आती है। लेकिन यहाँ पर ओ माय गॉड अब आता है कंट्रोवर्सी वाला सिनेरियो। ओके गाइस, तो एक छोटा सा अपडेट है। मैंने आपको बोला था ना कि क्या हुआ चैनल को, वो क्यों डिमोनेटाइज हो गया, क्या इशू हो गया था। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरे 2 चैनल्स हो रहे हैं, स्केरी पिल्स और माउंट साइडर करके। माउंट साइडर तो आप लोगों को पता ही होगा, स्केरी पिल्स शायद कई लोगों को नहीं पता होगा। वो मेरी लाइफ का पहला यूट्यूब चैनल था जो 5 लाख सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस कर गया है। उस वाले चैनल के ऊपर ना वीडियोज तो आ रही थी, लेकिन कुछ वीडियोज ना पुरानी ही वीडियोज का मैशअप थी। इस वजह से यूट्यूब को लगा कि मेरा कंटेंट तो रीयूज हो रहा है मेरे ही चैनल पर, एंड उन्होंने 3 महीने के लिए चैनल डीमोनेटाइज कर दिया। आई थॉट कि इट्स ओके, मैं इस वाले चैनल पर ज्यादा मेहनत करके जो मेरे को उस चैनल से नुकसान होगा मैं यहाँ से रिकवर कर लूंगा। लेकिन मेरे को पता लगा कि जितने भी लिंक्ड चैनल्स हैं, यानी कि माउंट साइडर एंड माउंट ब्लैक जो भी आप देख रहे हो, ये भी अफेक्ट होंगे एंड मैं कोई नया चैनल भी नहीं बना सकता। एंड इस चीज को बाईपास करने का अगर मैं ट्राई करता हूँ तो मैं परमानेंटली बैन हो सकता हूँ यूट्यूब से। जब वो मेल आया, जिस दिन वो मेल आया, मैंने 2-3 घंटे अपने बर्बाद कर दिए, यू नो, एआई से बात करते हुए, लोगों से बात करते हुए, लेकिन इस चीज का बिल्कुल कोई भी जरिया नहीं था। एंड आई फेल्ट रियली हर्ट कि मैं अब जो मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ क्रिएटर, मेरे को आप लोगों के ऊपर भी स्पेंड करना है, अपनी फैमिली के ऊपर भी स्पेंड करना है, वो सब चीज़ें अब यू नो एज अ मैन, एज अ लड़का, आप जितने भी वीडियोस देख रहे हो, आप मेरी बात को तो खासकर अच्छे से समझ पाओगे कि जब आप कमाना शुरू कर देते हो, जब आप थोड़ा बहुत देना शुरू कर देते हो अपने परिवार को, एंड वो फिर एकदम से छिन जाए तो आप अपने आप को शीशे में भी नहीं देख पाते, नो मैटर कि आपकी इसमें कोई गलती है या नहीं। एंड मैं लिटरली उसी फेज में था, मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी ये चीज़ की आउट ऑफ नोवेयर मेरे सारे चैनल डीमोनेटाइज हो गए। जितना भी मैं 25-30 हज़ार महीने का कमा पा रहा था वो सारा का सारा बंद हो गया। आई नो शुरुआत की स्टेज है एंड यूट्यूब में आप जब तक 1 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते, कुछ स्पॉन्सर्स नहीं आना शुरू हो जाते, आप अच्छा नहीं कमा पाते। बट आई वॉज ओके विद इट बिकॉज हम धीरे धीरे ग्रो कर ही रहे थे ना। बट ये है गाइज, आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को। मैं अपनी UPI ID भी डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में डाल दूंगा। मैं कुछ भी मांग नहीं रहा हूँ आपसे, कोई अमाउंट नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन इस टाइम पर अगर आप थोड़ा बहुत भी कुछ भी डोनेट कर सकते हो, आप में जितनी भी विल पावर है, जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, मैं उन पैसों को यूज़ कर सकता हूँ इस कंटेंट को बनाने के लिए, बिकॉज अभी मैं एकदम अकेला हो चुका हूँ एंड मेरे को ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों की। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको करना ही करना है, बट अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ जितना कोई भी अमाउंट आपको डिस्क्रिप्शन में UPI ID दे दूंगा, मैं प्लीज़ मेरी हेल्प ज़रूर करना। कुछ महीने हैं, ये 2-3 महीने ही है, बस ये निकालने हमें, एंड उसके बाद मैं आपसे 1 रुपया भी कभी नहीं मांगूंगा ऐसे। बट हाँ, बिकॉज ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा दिमाग में चल रही थी, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, हेल्थ की भी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मेरे को पूरा अपना हेड भी शेव करना पड़ा। बट इट्स ओके, यू नो, इट्स लाइफ, चलती रहती है लाइफ। एंड काफ़ी ज़्यादा बुरा तो लगता है, बट क्या कर सकते हैं, यू जस्ट कैन फाइट विद इट। आप हार मान के बैठ जाओगे तब भी कुछ भी होगा नहीं, वो चीज़ उतनी ही जल्दी आपके पास में वापस नहीं आ जाएगी अगर आप जस्ट मासूम मायूस होके बैठ जाओगे। तो एक छोटा सा मैसेज था जो आप लोगों को देना चाहता था, एक अपडेट देना चाहता था कि चैनल डीमोनेटाइज क्यों हो गया है। आई नो बहुत सारे लोगों ने स्किप कर दिया होगा एंड सीधा मूवी के पार्ट पर चले गए होंगे, लेकिन जिन जिन लोगों ने भी सुना, आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। सीता जो है राधा को आउट ऑफ नोवेयर किस कर देती है एंड राधा सीता के इस एक्शन से बहुत ज्यादा घबरा कर वहां से तुरंत भागकर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में करवा चौथ का त्योहार आता है एंड राधा सीता के बाल बनाते हुए उसे बता रही थी कि इस त्योहार का महत्व क्या है एंड इसे क्यों रखा जाता है। लेकिन सीधा राधा से क्वेश्चन करती है कि हमें ही हमारी लॉयल्टी प्रूव क्यों करनी पड़ती है, मर्द लोग तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाते। एंड जतिन और सीता की बाद में इंटरेक्शन दिखाई जाती है जब राधा ने सीता को अच्छे से तैयार कर दिया था, वो काफी ज्यादा
प्रिटी लग रही थी एंड वो एक बहुत अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन जतिन सीता को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देता है ये बोलते हुए कि मैं इस इस करवा चौथ वगैरह में कोई भी विश्वास नहीं रखता एंड तुम्हें मेरे लिए ये सब चीज़ें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सीता भी उसे उसी तरीके का जवाब देती है एंड बोलती है कि मेरे पास में अनफॉर्चुनेटली रखने या ना रखने का कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है। अब हमें रात का सिनेरियो दिखाया जाता है जिसके अंदर करवा चौथ की दोनों देवरानी जेठानी आरती कर रही होती है। सीता तो स्पेशली प्यास से बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, लेकिन जब तक जतिन इनका घर पे वापस नहीं आता वो पानी नहीं पी सकती थी। लेकिन राधा जो है यहाँ पर अपने हाथ से सीता को पानी पिलाकर उसका व्रत खोल देती है। एंड फिर बाद में हमें पता लगता है कि आज रात तो ना जतिन ना अशोक दोनों ही वापस घर पर नहीं लौटते, अपनी बीवी को दोनों ने ऐसे ही छोड़ रखा था मरने के लिए। बाद में हमें दिखाया जाता है कि सीता जो है वो राधा के रूम के अंदर ही आ जाती है एंड ये दोनों एक दूसरे से दूर बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे थे एंड कहीं ना कहीं हमें इनके बीच में एक संबंध नजर आना शुरू हो गया था। अगले दिन का सिनेरियो दिखाया जाता है जिसके अंदर ये चारों थोड़े बहुत अब खुश दिखाई देते हैं, साथ में दिखाई देते हैं एंड ये एक पिकनिक टाइप की ट्रिप के अंदर घूमने आए हुए थे। तभी राधा अचानक से एक कन्वर्सेशन शुरू करती है कि उसके पाँव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है एंड सीता ये सुनकर राधा के पैर दबाना शुरू कर देती है। लेकिन राधा को सिर्फ यहाँ पर पेन रिलीफ नहीं हो रहा था, उसके अंदर फीलिंग्स की भरमार की करंट उसके पूरे बदन के अंदर दौड़ना शुरू हो गई थी जब सीता ने उसे छुआ। जो इनकी बीजी थी वो ना सुन सकती थी, ना बोल सकती थी, ना चल सकती थी, लेकिन वो देख सब कुछ सकती थी, समझ सब कुछ सकती थी एंड बीजी को राधा एंड सीता का यह नाजायज संबंध बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इसी वजह से वो आज रात जब अशोक उन्हें खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था, अशोक बीजी के शक को समझ नहीं पाता। वो उन्हें खाना खिलाने की ट्राई करता रहता है लेकिन बीजी एक बाइट भी नहीं खाती। ये दोनों की पत्नियां राधा एंड सीता जो पहले अपने पतियों से काफी ज्यादा नाराज रहा करती थी कि ये इतना जल्दी काम पर चले जाते हैं एंड इतना लेट वापस आते हैं, अब ये दोनों कहीं ना कहीं दिखाई जाती हैं अपने पतियों को ये बोलते हुए कि आप मतलब उन्हें थोड़ा सा ना जल्दी घर से निकालने की कोशिश किया करती थी, जल्दी सारे काम भी निपटा देती थी ताकि इन्हें कोई बहाना ना मिले यहाँ पर और देर रुकने का। एंड ये ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि इनके जाते ही ये दोनों आपस में इंजॉय कर सके, राधा एंड सीता। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर ये कोई गेम प्ले कर रही होती है, मेरे को एग्जैक्टली इस गेम का नाम नहीं पता एंड ये करते करते वो आपस में एक दूसरे को किस कर देती है एंड प्रॉपरली दिखाया गया है सब कुछ, जो कि 1996 की एक इंडियन मूवी के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ी चीज लगी मेरे को। लेकिन आज अशोक जो राधा का हस्बैंड है वो जल्दी घर पर आ जाता है, नॉट बिकॉज कि उसे कोई शक वगैरह था, वो बस आ गया था एंड आते ही वो राधा को आवाज लगाना शुरू कर देता है एंड अशोक को अभी तक कोई भी आइडिया नहीं था। अशोक घर में आते ही देखता है कि सीता भी बहुत ज्यादा खुश है एंड वो काफी दिनों से ये चीज नोटिस कर रहा था, तो वो उस राधा को बोलता है कि आई थिंक सीता प्रेग्नेंट हो गई है राधा, इस वजह से वो इतना ज्यादा खुश रह रही है। एंड आज रात फिर से अशोक अपनी वाइफ राधा से एक जॉब मांगता है लेकिन सीता का बिल्कुल भी मूड नहीं था एंड वो उसे मना कर देती है। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इनफैक्ट जतिन भी सीता के पास आने की कोशिश कर रहा था, नॉट बिकॉज मे बी उसे कोई प्यार व्यार था, बट वट एवर द रीजन सीता मना कर देती है। अगली सुबह का सिनेरियो दिखाया जाता है जिसके अंदर सीता जो है वो अपने हस्बैंड जतिन का सूट वगैरह डालकर एक लड़के का रोल अदा कर रही थी एंड साथ में राधा के साथ में डांस वांस कर रही थी एंड दोनों बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे एंड ये दोनों ये सब हरकतें बीजी के सामने ही कर रही थी। बीजी पहले तो इन दोनों को ऐसे खुश देख काफी ज्यादा हंस खुश हो रही थी, उन्हें लग रहा था कि चलो हमारी बहुएं एंजॉय कर रही हैं, खुश हैं, लेकिन फिर अचानक से ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा पास आ जाती हैं, अपने आप को इंटीमेट करना शुरू कर देती हैं एंड बीजी के हाल भाव एकदम बदल चुके थे। अब हमें फाइनली इस मूवी के इस स्टेज में आकर पता लगता है कि जतिन जो है उसने एक नया स्टोर ओपन कर लिया है जो कि बिल्कुल जुड़ा हुआ था उनके घर के साथ में। एंड फिर मुंडू जो है वो बीजी के पास में आता है उन्हें ये बोलते हुए, बेसिकली वो चुगली करने आया था राधा एंड सीता की कि ये दोनों आज रेस्टोरेंट जल्दी बंद करके बाहर घूमने चली गई हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि राधा एंड सीता एक मंदिर में गई थी मन्नत मांगने के लिए कि इन दोनों का साथ ऐसे ही हमेशा बना रहे। एंड फिर अगला सिनेरियो दिखाया जाता है जिसके अंदर मुन्नू जो
है वो बीजी के बिल्कुल पास में बैठकर एक पॉर्न मूवी देख रहा होता है। राधा ये देख मुंडू को मार लगा देती है, लेकिन मुंडू भी ब्लैकमेल करता है राधा को कि आप दोनों के बीच में जो चीजें चल रही है ना, मेरे को हर चीज के बारे में पता है, तो आप फालतू मेरे पर हाथ मत ही उठाइए। मुंडू इनफैक्ट ये भी धमकी देता है कि मैं सबको बता भी दूंगा अगर अगली बार आपने मेरे साथ में ऐसा कुछ किया तो फिर जब अशोक घर पर आता है तो राधा बड़े गुस्से में बोलती है कि हमें मुंडू को काम से निकाल देना चाहिए, वो एक ऐसी हरकत कर रहा था। बट अशोक बोलता है कि मुंडू एक बच्चा है एंड वो हमारे साथ में कितने समय से जुड़ा हुआ है, मैं उसे समझा दूंगा, उसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो दोबारा ऐसी गलती करेगा तो हम जरूर उस पर कोई एक्शन लेंगे। लेकिन राधा तो उस बात से घबरा रही थी ना कि मुंडू कोई उनके बारे में सच ना बता दे अशोक को, लेकिन अशोक को इस चीज के बारे में बिल्कुल कोई भी आइडिया नहीं था। इतने में ही राधा सीता को बोलती है कि तुझे पता है मैं कितना भी गुस्सा कर लूँ मुंडू पर, लेकिन उसमें और हम में अब कोई भी फर्क नहीं रह गया है सीता, वो भी अपनी संतुष्टि के लिए ये सब चीजें कर रहा है एंड हम भी तो अपनी संतुष्टि के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अब हमें आगे का सिनेरियो दिखाया जाता है जिसके अंदर एक और ट्विस्ट समझ आता है कि जतिन जो ये एक वीडियो कैसेट्स का स्टोर चलाया करता था, उसी के स्टोर से मुंडू को ये वाली कैसेट मिली थी जिसके अंदर वो वाली वीडियो थी। एंड मुंडू ने भाभी यानी कि जतिन की वाइफ को भी बता दिया था इस बारे में कि जतिन जो है वो अपने स्पेशल कस्टमर्स को ये सारी वीडियो सप्लाई करता था एक्स्ट्रा पैसों के लिए। इसी रात का सिनेरियो दिखा, इस बात पर ज्यादा कोई बवाल तो नहीं उठता बिकॉज सीता एंड राधा खुद अपनी जगह पर काफी ज्यादा गलत हो चुकी थी। लेकिन इस रात जतिन सीता को ये जरूर कन्फेस करता है कि सीता मैं जूली को नहीं छोड़ सकता, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम अगर चाहती हो तो तुम मुझे जरूर छोड़ सकती हो एंड अपनी लाइफ आगे किसी और के साथ में कंटिन्यू कर सकती हो। एंड अगर तुम ये भी नहीं चाहती तो फिर तुम शायद माँ बनना पसंद करोगी, क्योंकि अगर तुम माँ बन जाओगी तो तुम बच्चे के साथ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाओगी कि बाकी सब चीज़ों पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा। सीता ये सारी बातें सुनकर जतिन को सीधा उसके मुंह पर बेवकूफ़ कहकर हंसना शुरू कर देती है एंड जतिन गुस्से में आकर उसे बहुत तेज थप्पड़ मार देता है एंड उसके साथ में हाथापाई भी शुरू कर देता है। लेकिन सीता जो है वो राधा जितनी बेबस नहीं है, वो जतिन के इस एक्शन के लिए उसे भी आगे से थप्पड़ लगा देती है। आज रात राधा सीता को एक और खबर बताती है कि अशोक जो अपने स्वामी जी को इतना ज्यादा मानते हैं, उन्होंने उसे बोला है कि एक लड़की के साथ में शारीरिक संबंध सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए किया जाता है एंड बिकॉज मैं उन्हें एक बच्चा नहीं दे पाई इसलिए कभी भी उन्होंने मेरे साथ में ऐसे संबंध रखे ही नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये सब चीजें प्यार बढ़ाने के लिए भी करी जाती हैं। एंड सीता पिछले 13 सालों से यही चल रहा है, वो अपने आप पर संयम रखने के लिए, अपने आप को ऐसा दिखाने के लिए कि उन्हें मेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन तो चाहिए। इस वजह से वो मेरे से पिछले 13 सालों से एक ही चीज मांगते आ रहे हैं जब से मैं उन्हें एक बच्चा नहीं दे पाई, एंड वो था मेरे हाथों का सहारा। सीता ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मुंडू भी ये सब कुछ सुन रहा है। मुंडू अब हमें दिखाया ही देता है कि वो राधा को बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है एंड ऐसा कैसा प्यार था मेरे को समझ नहीं आया। वो प्यार के अंदर अंदर अशोक को जाकर सब कुछ बता भी आता है इन दोनों के बारे में। मुंडू के मुंह से राधा एंड सीता के बारे में ये सब सुनकर अशोक इतना ज्यादा नाराज हो गया था कि वो सीधा उसे काम से तो निकाल देता है, लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज भी नहीं करता एंड वो बिना राधा को बताए अचानक घर में अपने काम से वापस आ जाता है एंड दोनों को रंगे हाथ भी पकड़ लेता है। अशोक जो है इन दोनों को एकदम ऐसे नेकेड से सिनेरियो में साथ में इंटीमेट होते हुए देख खुद ही इतना ज्यादा शर्मा जाता है कि बिना कुछ बोले एक बार वहां से निकल जाता है एंड मुंडू की बात सच भी निकलती है। फिर ये दोनों की हमें कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जिसके अंदर सीता राधा को कह रही थी कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, वैसे भी इस घर के अंदर हमारे प्यार को कोई भी समझ नहीं पाएगा एंड हमारे अलावा एक दूसरे के अलावा हमें कभी कोई प्यार करेगा भी नहीं। लेकिन राधा यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने पति को ऐसा देख काफी ज्यादा बुरा फील करती है एंड वो सीता को बोलती है कि तुम्हें जाना है तो सीता तुम एक बार चली जाओ, मैं अशोक से एक बार आखिरी बार बात किए बिना कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, ताकि उन्हें एटलीस्ट ऐसा ना लगे कि उनमें कुछ कमी थी जिसकी वजह से उनकी बीवी ऐसा कुछ कर रही है। सीता इनके घर से निकलती हुई दिखाती है एंड राधा को बोलती है कि मैं निजामुद्दीन स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तक तुम आओगी नहीं। राधा एक बार बीजी से भी मिलती है एंड सब कुछ सच जानने के बाद में बीजी
जो कि हिल भी नहीं पाती थी, वो सीता के मुंह पर सीधा थूक देती है। राधा जब अशोक से बात करने जाती है तब अशोक बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारे अंदर कोई बीमारी है एंड शायद स्वामी जी ही एक ऐसे इंसान है जो तुम्हारी बीमारी को दूर कर सकते हैं, मुझे तुम्हें वहां पर लेकर जाना चाहिए। राधा बोलती है कि मेरे को कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, पिछले 13 साल से मैं तुम्हारे साथ में बस एक लाश बनकर घूम रही थी, लेकिन सीता ने मेरे अंदर जान डाल दी है। अशोक भी गुस्से में आकर बोलता है कि कैसी बेशरम औरत हो तुम्हें मेरे से जुबान लड़ाने की बजाय मेरे पैरों में गिरकर मेरे से माफी मांगनी चाहिए। गुस्से में आकर अशोक राधा को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से चूल्हे में लगी आग राधा की साड़ी पकड़ लेती है एंड आग इतनी जल्दी फैल गई थी कि राधा बहुत ज्यादा तड़पना शुरू कर देती है। अशोक सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहा था एंड अपनी बीवी को बिल्कुल भी ना माफ करते हुए वो उसे मरने देता है। अशोक अपनी बीवी को मरता हुआ भी नहीं देख पा रहा था तो वो वहां से चला जाता है, लेकिन राधा ऑलमोस्ट मरने वाली थी लेकिन अभी तक मरी नहीं थी। वो एकदम जली हुई हालत में बेचारी धीरे धीरे चलती चलती निजामुद्दीन स्टेशन पर, जहाँ सीता उसका इंतजार कर रही थी, वहां पहुंच जाती है एंड सीता उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। राधा उसकी बाहों में आती है एंड आते ही अपना दम तोड़ देती है। मूवी तो यहाँ पर खत्म हो जाती है दोस्तों, लेकिन मेरे को लगता है कि ना दोनों ही काफी ज्यादा गलत हो गई थी। कहते हैं ना कि अगर आपने किसी के गुस्से का बहुत गुस्से से रिप्लाई दे दिया तो आप ही गलत हो जाते हो। जो राधा एंड सीता ने किया ना वो भी काफी ज्यादा गलत था। वो अपने हस्बैंड्स को छोड़कर उनके घर के अलावा ये सब चीजें कहीं पर करती, ये प्यार अपने आप को आगे लेकर जाती तो शायद ठीक था, लेकिन अपने ही हस्बैंड्स के घर में ये सब करना, उनके पीठ पीछे करना, वो भी तो गलत हो गई ना। आई थिंक यहाँ पर उनकी ये गलती रहती है। इस मूवी का बेसिकली क्या कंक्लूजन था क्या नहीं, आप लोगों को क्या लगता है मेरे को भी जरूर नीचे कमेंट्स में लिखना। अभी मैं कुछ भी कमा जरूर नहीं पा रहा इन वीडियो से, लेकिन मैं आप लोगों को एंटरटेन करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज मूड बहुत ज्यादा ऑफ था इस डिमोनेटाइजेशन वाली चीज के चलते। इस वजह से मैंने थोड़ा टाइम ले लिया इस वीडियो को बनाने में, लेकिन अब मैं वापस से बैक टू द पेस आ गया हूं एंड जल्दी जल्दी रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज डार्क इंडियन सिनेमा का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा।